अच्छा, तो हम लोग क्या देखे थे? बेसिक चीज़ें देख लिए थे, है ना? किस तरह से नॉर्मली क्या करना है, जावा में प्रोग्राम लिखते हैं। और प्रोग्राम से तुमने कुछ खास तो देखा नहीं होगा, तो हमने क्या किया, शायद कोई नंबर जोड़ दिया, है ना, कुछ परसेंटेज निकाल दिए, है ना, इस टाइप का। लेकिन तो दिमाग में कई बार आता है कि यही काम करने के लिए बना है कंप्यूटर, या यही काम करने के लिए प्रोग्रामिंग। तो ऐसा नहीं है। वो उसका क्या है, एक छोटा सा रूप है। वो उसका क्या है, छोटा सा रूप है ना। तो अब जैसे मान लो क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट सीखना है, तो बैट पकड़ना सीखोगे ना। तुम ये नहीं कह सकते ना कि यार ये बैट पकड़ना क्या काम हुआ। उस समय तो क्या जरूरी है तुम्हारे लिए, बैट पकड़ना ही ना। अब पता चला तुम उल्टा ही बैट पकड़े खड़े हो गए मैच में। तो पहले जो बेसिक चीज़ें हैं तुम्हें जानना होगा कि किस तरह से क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या रूल्स है, क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, तरीका क्या है। जैसे तुम्हें पता होता है ना भाई, इधर से बैटिंग करनी है, इधर से ये करनी है, ऐसे आउट हो जाएगा, वैसे ये हो जाएगा। जब बेसिक जानोगे, अब इसके बाद तुम क्या करोगे, खेलना शुरू करोगे इसके बाद ना। तो सेम वैसे ही ये भी है, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन वही है, चाहे घर गली में खेलो, चाहे गांव में खेलो, चाहे इंटरनेशनल मैच में खेलोगे तो बैट और बॉल से ही। कैच लगने के बाद तो आउट ही होगा ना। बैट से लग गया, कोई पकड़ लेगा तो आउट ही होगा। स्टंप पे लग जाएगा तो क्या होगा, आउट ही होगा ना। ये रूल्स बदल नहीं जाएंगे, चाहे वो अपने शौक के लिए खेल रहा हो, चाहे घर से भाग के खेल रहा हो, चाहे मार खा के खेल रहा हो, और चाहे कोई करोड़ों रुपए लेके खेल रहा हो। लेकिन दोनों के लिए, सबके लिए चीज़ें क्या है, सेम। तो वैसे ही ये भी है ना। तो हमने ये बेसिक देखा था कि आखिर किस तरह से हमें चीज़ें करनी है। हमको ये रूल समझ में आया, भाई डायरेक्टली नहीं होगा। जैसे बैट बॉल खेलना है तो भैया बैट चाहिए ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना बिना बैट की बैट बॉल खेल लेना। तो जैसे यहाँ पे भी है, भाई खेलना है तो तुम्हें क्या चाहिए, जेडीके चाहिए, है ना। पहले क्या करोगे, जेडीके डालोगे, तब तो इसके बाद जावा के बारे में सोचोगे कि हाँ अब हम जावा में, क्योंकि जावा को जेडीके ही तो समझेगा। आपका लैपटॉप जो विंडोज़ है वो जावा नहीं जानता। लेकिन जब आप इसमें क्या करोगे, जेडीके डाल दोगे, इसके बाद इसको क्या पता है, अब जावा के बारे में पता। ठीक है, अब फिर इसके बाद आपने जेडीके डाला, फिर ये हमने दिखाया था, तब भी आपके सिस्टम पे आप अगर डालते सीधे, हमने बताया था ना आपके सिस्टम पे जावा है या नहीं है। क्या बोला था हमने, एक चीज़ होती है ना CMD, कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, यहाँ लिखो जावा स्पेस -वर्जन। अगर आपके सिस्टम पे देखो, जावा दो चीज़ें होनी चाहिए जावा के साथ। एक तो सिस्टम पे जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए, दूसरा जेडीके का क्लास पाथ भी क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। इसके बाद ही आप जब लिखते जावा स्पेस -वर्जन, तब बताता कि आपके सिस्टम पे जावा का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। अब ये बता रहा है कि जावा का 22 वर्जन मेरे पास है। आप कोड लिखो, हम इसको चलाएंगे। चलाने वाला कौन है, 22nd वर्जन या 22। इसके पहले 21 या 21 भी था, 20 था, 19 था, 18 था, 17 था। भाई कोई भी अपने सॉफ्टवेयर का जब भी नया वर्जन निकालता है तो ऐसा नहीं होता, नए वर्जन में कुछ तो क्या होता है, चेंजेस होते हैं, कुछ नई चीज़ जुड़ गई होती है, या पहले से जो पुरानी चीज़ है वो पहले से ज़्यादा क्या हो गई होती है, फास्ट हो गई होती है, पहले से ज़्यादा स्टेबल हो गई होती है। कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट आता है, तभी तो उसका क्या होता है, एक नया वर्जन आता है। अब ये कौन सा वर्जन है तुम्हारे सिस्टम पे, जावा का 22। तो आपके सिस्टम पे जेडीके है, अब आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। अब इन्होंने अपना रूल फिर बताया कि भैया हमारे साथ ऐसे नहीं प्रोग्रामिंग करोगे। पहले फाइल खोलना, फाइल में कोड लिखना है, और कोड लिखने के लिए भी नियम डाल दिए, भाई ऐसे नहीं लिख सकते। सबसे पहले वो वहाँ पे क्या बनाओगे, हम बता रहे पब्लिक क्लास करके एक क्लास बनाओ, फिर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन करके क्या बनाओगे, एक मेथड बनाओगे, और फिर उसके अंदर आप क्या लिखोगे,
कोड लिखोगे। चलो कोड लिख दिया, फिर कोड लिख दिए तब भी कोड रन नहीं करा सकते, फिर उस कोड को कंपाइल कराओगे। अगर कोड में सब कुछ सही होगा तो वो कंपाइल हो जाएगा, सब कुछ सही नहीं होगा तो कंपाइल नहीं होगा। जब कंपाइल हो जाएगा फिर अब आप उस कोड को रन कर सकते हैं। उसके लिए भी कमांड ही है, एक है जावा सी जो कंपाइल कराने के लिए है, और एक जावा करके कमांड है जो किसके लिए है, रन करने, है ना। और इसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ आप लोगों ने देखी थी क्या, देखो यही सब तो कोड था। यही तो क्या था, कोड था। कोड के थ्रू कुछ काम कर सकते, कोई भी काम कर सकते, ठीक है। तो जब भी कोड के थ्रू या कॉपी किताब पे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करोगे तो वहाँ एक सबसे ज़रूरी चीज़ तुम्हें याद रखना है, क्या यूज़ करना पड़ेगा, वेरिएबल। क्या यूज़ करना पड़ेगा, वेरिएबल। जैसे यहाँ पे बने है ना। अब वेरिएबल जब भी होंगे तो वेरिएबल का बताना पड़ेगा क्या आपको, टाइप। वेरिएबल और वेरिएबल का क्या, टाइप, ठीक है। अब जावा में ये रूल है ना कि भाई वेरिएबल बताओगे तो उसका क्या बताओगे, टाइप बताओगे। और ये भी हमने दिखाया था टोटल 8 टाइप के वेरिएबल पॉसिबल हैं। जो भी वेरिएबल होगा उसका क्या होगा, टाइप होगा। और उनके जो टाइप हैं आपको पता है ना कौन कौन से है वो। देखो कुछ न्यूमेरिक के लिए हैं, क्या है, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग और बाइट, सब। अच्छा चलेंगे सब तुम्हारे रैम में। रैम में क्या होता है, मेमोरी तो ही तो होती है, तभी तो उसका फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या, जगह है भाई, ये कितने जीबी का है, 4 GB है कि 8 GB है, ये भी बताए थे ना। 1 GB में 1024 क्या होते हैं, MB होते हैं। 1 MB में 1024 KB होते हैं। 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, और एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। तो कोई देखो इंट है, कितना लेता है, 4 बाइट, शॉर्ट 2 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट, बाइट 1 बाइट। और इसके बाद एक है आपके पास क्या, डबल, ठीक है, डबल भी 8 लेता है। एक है क्या, फ्लोट। ये दोनों दशमलव नंबर के लिए हैं, वो दोनों किसके लिए हैं, एक पूर्ण नंबर या कंप्लीट नंबर के लिए। 4 2 कितने हो गए, 6। एक होता है क्या, बूलियन, जिसमें 2 ही वैल्यू हो सकती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0, मतलब ट्रू और फॉल्स। 7 हो गए। और एक 8वां टाइप होता है, चर नहीं बोलोगे, कैर। सी के साथ जब एच आता है तो कभी भी च नहीं पढ़ते, पता नहीं क्या, नहीं पढ़ते भी हैं भाई, लेकिन चाचा में तो चलता ही है। लेकिन इतना पता है इसको तो CH कैर पढ़ना है, ठीक है। तो CHAR कैर। कैर किस लिए है, अब देखो इंट किस लिए है, नंबर्स के लिए। कोई भी नंबर स्टोर करना है तो क्या यूज़ करोगे, इंट यूज़ करो। शॉर्ट भी नंबर के लिए है, लेकिन सबकी अपनी क्या है, लिमिट है, लिमिट है ना। जैसे इंट की लिमिट है 3.5 4 अरब, शॉर्ट की लिमिट है 32,567, और लॉन्ग की है और ज़्यादा, इंट से भी ज़्यादा, क्योंकि 8 बाइट लेता है। और बाइट क्या है, 1 बाइट लेता है। और सीधा फार्मूला है भाई, कैलकुलेटर निकाल लोगे कि 8/8 क्या ले रहा है, 1 बाइट ले रहा है। 1 बाइट है तो 8 बिट है। 8 बिट में से भी उसे 1 बिट इस काम के लिए चाहिए कि भैया ये नंबर प्लस है कि माइनस, तो 7 ही बिट तो इस्तेमाल कर पाएगा। जब 7 बिट इस्तेमाल करेगा मतलब क्या, 7 में वैल्यू 1 1 1 1 मैक्सिमम कर सकता है। तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 127 आएगा। यही तो है। तो इसलिए ऐसे ये सारे 4 उसके लिए थे, डबल दशमलव के लिए था, है ना। जैसे अगर कोई नंबर दशमलव में रखना है तो डबल यूज़ करना है। फ्लोट भी उसी के लिए था, लेकिन याद है ना, फ्लोट में लास्ट में F लिखना,
ये दशमलव के बाद 5-6 अंक तक ही कैलकुलेशन करेगा एक्यूरेट, डबल उससे ज़्यादा। और एक क्या है, बूलियन, उसकी वैल्यू या तो हो सकती है ट्रू या हो सकती है फॉल्स। और पता है ना, सबसे ज़्यादा कम मेमोरी यही डेटा टाइप लेता है, बूलियन। इसको दो ही चीज़ तो रखनी है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू करना होता है तो वो वहाँ पे लाइट आती है, और फॉल्स करना होता है तो वहाँ पे लाइट नहीं आती, सीधा सा नहीं है बस। और इसके बाद एक क्या चीज़ है, कैर। कैर में अक्षर रखते हैं, कोई भी एक कैरेक्टर अपने कंप्यूटर का तुम यूज कर सकते, ABCD या नंबर या बराबर, कॉमा, सेमीकोलन, मतलब क्या, 3 टाइप के तो कैरेक्टर है, न्यूमेरिक कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर। कोई भी एक कैरेक्टर रख सकते हो, मतलब जैसे A रख दिया, बराबर रख दिया, या फिर क्या रख दिया। लेकिन पहचान याद रखना, ये हमेशा किसमें होगा, सिंगल कोट्स के अंदर होगा। तो यही 8 डेटा टाइप हैं, और यही हमने क्या किए हैं यहाँ पे देखें। और क्या बताया था भाई, बताओ। बताया था सबसे पहले वेरिएबल में, वेरिएबल को बताते हो ना कि वेरिएबल का नाम क्या है, इसका टाइप क्या है, उसी को बोलते हैं क्या, डिक्लेरेशन। इसके बाद जब वेरिएबल में वैल्यू, तो गणित में भी करते थे ना, वेरिएबल में वैल्यू डालते थे, x बराबर 100, x बराबर 5 नहीं करते थे, वही तो सेम है। और जब वेरिएबल में वैल्यू डालते हो और किसी वेरिएबल में पहली बार वैल्यू डालते हो, तब उसी को बोलते हैं क्या, इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल में वैल्यू डालने को बोलते हैं क्या, असाइनमेंट। गणित में भी कर रहे थे हम लोग, हिंदी में पढ़ रहे थे, नहीं ध्यान दिया, अंग्रेजी से आपसे पढ़ते थे। जैसे वो लिखते थे x बराबर 5, हम लोग कहते हैं x में 5 आ गया, लेकिन अंग्रेज बोलते थे क्या, x में 5 असाइन हो गया। भाई यही दुनिया को सब कुछ अंग्रेजों ने तो बनाया है, भले हम कहने को विश्व गुरु हों, लेकिन बनाया किसने है, अंग्रेजों ने ही बनाया है। तो भाई उन लोगों, वो लोग ये वर्ड इस्तेमाल करते थे क्या, असाइनमेंट। वेरिएबल में वैल्यू डालने को क्या बोलते हैं, असाइनमेंट बोलते हैं, वही हम तो कर रहे हैं आप। और जब पहली बार किसी वैल्यू में क्या करते हैं आप, किसी वेरिएबल में पहली बार वैल्यू डालते हैं, तो उसको है तो असाइनमेंट, लेकिन पहली बार का असाइनमेंट है ना, इसीलिए उसके लिए वर्ड यूज होता है क्या, इनिशियलाइजेशन। क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब यही होता है कि शुरुआत करना। वेरिएबल में पहली बार वैल्यू डाल रहे हो ना, शुरू कर रहे हो ना। लेकिन याद रखना, ऐसा नहीं कि वेरिएबल में एक बार वैल्यू डाल दी इनिशियलाइजेशन हो गया। किसी भी वेरिएबल में जब पहली बार वैल्यू डाली जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। जैसे इस लाइन में num1 का इनिशियलाइजेशन हो रहा है, इस लाइन में num2 का हो रहा है। मान लो 10 वेरिएबल हैं, तो तुम्हें 10 वेरिएबल का को डिक्लेयर करना पड़ेगा, और 10 के 10 में वैल्यू डालनी, मतलब 10 के 10 को क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ये बताया था कि नहीं बताया था। और क्या एक रूल बताया था, याद करो। ये बताया था, ये वेरिएबल है, नाम इसके नाम में इसका गुण छुपा हुआ है, ये बदल सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है। सवाल में देखो, ये जो 1 2 3 4 5 छठी लाइन में num1 बराबर क्या लिखा है, भाई क्या देख रहे हो, 40,000 लिखा हुआ है ना। ऐसा जो इनिशियलाइजेशन हो रहा है लाइन नंबर 6 में, वो क्या डाला जा रहा है, 40,000। इसका क्या मतलब है कि num1 वेरिएबल में क्या आया, 40,000 आया। इसके बाद ये लाइन तो खाली है, बाकी तुम्हें पता है जिन लाइन के पहले ऐसे डबल स्लैश होता है वो कमेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, कमेंट होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता, वो हमारे तुम्हारे पढ़ने के लिए। इसके बाद 6 7 3 10, अब आया किस पे, लाइन नंबर 11। यहाँ लिखा है num1 बराबर क्या, 20। उसी वेरिएबल में तुम नई वैल्यू डाल, ये क्या है, असाइनमेंट। दोबारा डाल रहे हो ना, पहले डाल चुके हो फिर डाल रहे हो ना, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रीअसाइनमेंट। ये दोबारा हम क्या कर रहे हैं, उसमें वैल्यू डाल, है ना।
और num1, अच्छा num1 बराबर 20,000 लिखा। इसके बाद ये जो लाइन नंबर 12 है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं num1 की वैल्यू। अब इसी वेरिएबल में हमने 40,000 भी डाला है, इसी वेरिएबल में हमने 20,000 भी डाला है, इसके पास क्या रहेगा, 20। अब ये जो नई वैल्यू होगी वही, अगर यहाँ इससे पूछोगे कि भैया प्रिंट करो बताओ तुम्हारे पास क्या है, तो वो 40,000 नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा, 20,000। अब एक ये बहुत बेसिक बात है, याद रखना, किसी भी वेरिएबल में जब नई वैल्यू डालते हो तो पुरानी वैल्यू वो छोड़ देता है और नई वैल्यू ले लेता है। तो यही करना भी चाहिए। तुमको लग रहा होगा अरे यार इसके पास तो पहले 40,000 था अब 30,000 है, इसको इस हिसाब से मत सोचो। मतलब है भाई, अच्छा बताओ नई वैल्यू क्यों डाले तुम, पुरानी नहीं चाहिए थी? अगर पुरानी ही चाहिए होती तो नहीं डालते, नहीं डाले हो क्यों, क्योंकि पुरानी चाहिए, नहीं चाहिए, नया चाहिए। तो इसीलिए ये भी यही करता है, जब भी कोई नई वैल्यू डालते हो तो पुराना क्या करता है, छोड़ देता है, और नई वैल्यू क्या करता है, ले लेता है। क्लियर है? तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया। आपको ये भी पता है, असाइनमेंट भी पता है, और एक वेरिएबल में कितनी बार वैल्यू डाली जा सकती है, जितनी बार तुम्हारा मन करे। तुम चाहो तो क्या कर लो, 100 बार डाल लो, 1000 बार डाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी उससे पूछोगे क्या है, तो लेकिन याद रख लेना 100 वैल्यू वो अपने पास नहीं रख सकता। एक वेरिएबल एक टाइम पे एक ही वैल्यू रख पाएगा। आई बात समझ में? तो अगर उसमें तुम क्या करोगे, अगर मान लो दोबारा वो दूसरी वैल्यू डालोगे तो पहली चली जाएगी, तीसरी डालोगे तो दूसरी चली जाएगी। उसके पास एक टाइम पे एक ही वैल्यू रही, ये भी हमने लिखा होगा कहीं, या वन वेरिएबल कैन होल्ड वन वैल्यू एट अ टाइम। एक समय पे उसके पास एक ही वैल्यू हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं। क्लियर है ये? ठीक है, चलो इतना बेसिक हम लोग प्रोग्रामिंग का देख रहे थे, है ना, सब कुछ सही था। लेकिन लास्ट क्लास में आप लोगों से कहा गया होगा कि आप लोग एक चीज़ इंस्टॉल करिए जिसको क्या बोलते हैं, इक्लिप्स। कहा गया ना कि आप लोग इंस्टॉल करिए क्या, इक्लिप्स। ठीक है, इक्लिप्स क्या है? अब इक्लिप्स देखो, इक्लिप्स को क्या बोलते हैं, कोड एडिटर बोलते हैं एक चीज। दूसरा इसका एक नाम और चलता है आईडी। आईडी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और या एक वर्ड नाम सुन रहा है क्या, कोड एडिटर। ये क्या है? कोड तो भैया नोटपैड में भी लिख रहे थे ना, लोग दुनिया में लिख ही रहे थे पहले, तब बाद में पिक्चर में ये लोग आए, जैसे इक्लिप्स आया, इंटेलीजे आया, ये लोग अलग अलग, ये लोग अपना अपना एक टूल या एक अपना सॉफ्टवेयर बना के ले आए। जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं ना, तो और उस सॉफ्टवेयर को उन्होंने बोला क्या कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, कोड एडिटर है, या हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, आईडी है। लोगों ने पूछा भैया ये क्या होता है? भाई जब दुनिया में पहली बार कोई लेके आया होगा तो लोगों ने पूछा होगा। बहुत से लोग थे जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे थे, ऐसे ही कर रहे थे जैसे तुम कर रहे हो, है ना, जैसे हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही दुनिया में लोग पहले प्रोग्रामिंग कर रहे थे। तब से कोई कंपनी आई, उसने कहा कि हम मार्केट में एक नया सॉफ्टवेयर दे रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं कोड एडिटर या आईडी, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जो जावा पे काम करने वाले थे उन लोगों ने पूछा कि भैया ये क्या चीज़ होती है, तो वो कहे कि भैया ये ऐसी चीज़ है जो आपकी सारी समस्याओं का क्या कर देगी, समाधान कर देगी, बहुत सी आपकी प्रॉब्लम्स क्या कर देगी, ये रिजॉल्व कर देगी। तो भाई लोगों ने पूछा क्या, तो पहला नंबर 1 उन्होंने कहा कि जैसे मान लो अभी तुम कोई चीज़ यूज करते हो, जैसे नम1 यहाँ लिखा है ना, और इस नम1 को आगे यूज करना है या नम1 को आगे कहीं भी इस्तेमाल करना है, तो हमें दोबारा नम1 क्या करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है ना। इन लोगों ने कहा लिखने की ज़रूरत आपको जी नहीं पड़ेगी, आप एक अक्षर 2 अक्षर लिख के
कंट्रोल पे प्रेस करना और क्या मारना, स्पेस पे प्रेस करना। अपने आप क्या होगा, उस नाम उस अक्षर से शुरू होने वाली जितनी चीज़ें होंगी आपके सामने आ जाएंगी। आपको पूरा लिखना नहीं है, आप क्लिक करिए लिख जाए। जैसे अभी हमको मान लो वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रखते हैं, बड़े बड़े भी वेरिएबल के नाम हो सकते हैं। जैसे वेरिएबल का नाम हम रख दें, मान लो जैसे हम लिख दें इंट और लिख दें पिन कोड है और लिख दें। अब जहाँ जहाँ पिन कोड वर्ड लिखेंगे पूरा लिखना पड़ेगा ना 7 अक्षर। पिन कोड बराबर जो लिखना है ऐसे लिख दें, या आगे तो जब जब पिन कोड को हम लिखेंगे तो लिखेंगे ना 7 अक्षर पिन कोड। और तुम्हें पता है जावा केस सेंसिटिव है। अगर यहाँ तुमने डिक्लेयर करने के टाइम पे उसके नाम में स्मॉल सी यूज किया है तो यहाँ कैपिटल सी यूज करोगे तो काम नहीं करेगा। कहा ना भैया जैसा लिखा एकदम एग्जैक्ट लिखो तब हम काम करेंगे। तो हम लोग जब लोग नोटपैड में प्रोग्रामिंग करते थे तो उनसे बड़ी गलतियाँ होती थी इसी वजह से। जरा सा भी टाइपिंग्स में इधर से उधर हो गया, इसके बाद कोड बेचारे सोचे कि चलाने से पहले कंपाइल कराएंगे। जब कंपाइल कराएं तो एरर आने लगे, यार यहाँ गलत करे हो वहाँ गलत करे हो, सब है ना। और लिखने में भी समय लगता। तो इन लोगों ने एक ऑप्शन दी, इन लोगों ने कहा जो कह रहे थे कि हम इक्लिप्स वाले जो कह रहे थे आप कोड एडिटर है या आईडी है, इन्होंने कहा तुम्हें पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पिन कोड तुमको चाहिए ना, 2 अक्षर याद रखो PI, 2 अक्षर PI लिखो, कंट्रोल स्पेस मारो, PI नाम से जितनी चीजें होंगी आ जाएंगी। और इसके बाद उसमें से जो भी हो उसको क्या कर लो। अरे यार अमेजन नहीं यूज किया, पूरा कहाँ लिखने देता है। रेफ्रिजरेटर खरीदना हो REF लिखते ही फट से सजेशन में ऑप्शन दे देता है कि नहीं। तुमको अंग्रेजी स्पेलिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, 2-3 अक्षर तो याद रखो। MO लिख दोगे तो अपने आप मोबाइल क्या करने लगेगा, देखा क्लिक करो हो जाता है ना। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑटो सजेशन। क्या बोलते हैं, ऑटो सजेशन। जो ऑटोमेटिकली आपके सामने सजेशंस आते हैं उस टाइम पे 1-2 अक्षर पढ़ के, इसे क्या बोलते हैं, ऑटो सजेशन। ये कहता है कोड लिखने में जी हम आपको देंगे क्या, ऑटो सजेशन। कहीं कोई चीज लिखना रहेगा तो पूरा आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, 2 अक्षर लिखिए और उसमें बताया है कंट्रोल प्रेस करिए और क्या स्पेस दबाइए। अपने हम आपको ऑप्शन दे देंगे, आप उसमें क्लिक करेंगे, हम लिख देंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अमेजन आपके लिए नहीं लिख देता है। इससे क्या हुआ, एक तो टाइम बचा, प्रोग्रामिंग की स्पीड मेरी क्या हो गई, बढ़ गई, हमें पूरा लिखना नहीं पड़ रहा, नंबर 1 चीज। और दूसरा हमें फायदा ये हुआ कि जो हमसे टाइपो एरर्स हो सकते, टाइपो एरर उन एरर को बोलते हैं जो टाइपिंग के टाइम पे हमसे हो जाती है। तो जो टाइपो एरर हो सकती हैं वो भी नहीं होंगी, वो भी क्या होंगी, कम होंगी या क्या होंगी, नहीं होंगी। तो ये अच्छा फीचर है कि नहीं। तो भाई जो प्रोग्रामर था जावा का उसने कहा यार बात तो तुम सही कर रहे हो। और क्या है, कहा दूसरी बात, तुम लोग कोड लिखते हो तो इसके बाद क्या करते हो, कंपाइल करते हो। तो तुमको भाई प्रोग्रामर बोला हाँ, तो उन्होंने कहा तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। हम अपने इस इक्लिप्स या नाम का जो कोड एडिटर या आईडी है इसमें ये फीचर दे रहे हैं कि जो जो लिखते जाओगे अपने आप कंपाइल होता चला जाएगा। ये बड़ा अच्छा बात है ना। जो कोई एरर आएगी, जिस लाइन पे जहां जहां गलती किए होगे, अपने आप तुम्हारे लिखते ही वो लाइन लाल हो जाएगी। तो फट से तुम्हारे वो देखो कंपाइल करने के बाद तो हमेशा डॉट क्लास ही फाइल बनती है, लेकिन ये कह रहा है कि जी तुम्हें पता है लिखते हो डॉट जावा में, कंपाइल करने के बाद क्या बनती है, डॉट क्लास। यही तो कहता है कि आपको डॉट क्लास बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, वो कहता है कि आपको कंपाइल करके डॉट क्लास नहीं बनाना जी, आप कोड लिखो बस डॉट जावा में, सारी टेंशन हम पे छोड़ दो। आप लिखते जाओगे, हम आपका कोड कंपाइल करते चले जाएंगे। नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, कोई चीज गलत होगी तो उस जगह जाकर रेड कलर से ऐसे ऐसे क्या कर देंगे, निशान लगा देंगे। तुम्हारे लिए ढूंढना भी क्या होगा, आसान होगा। हैं अभी ब्लैक स्क्रीन में ढूंढते थे क्या गलती की हो किस लाइन पे, वहाँ सब ये भी अच्छा हो जाएगा। और ये भी बोला कि हम तुमको उसी समय एक सजेशन दे देंगे कि इस गलती का जो गलत लिखे हो इसका क्या सोल्यूशन है।
तो भाई तब तो प्रोग्रामर का ये तो अच्छी चीज़ है, हमसे गलतियाँ भी कम होंगी, मेरी स्पीड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और एक ऐसे तो हमने दो छोटे छोटे दो फीचर्स बताए, ऐसे इसने सैकड़ों फीचर्स क्या है इस सॉफ्टवेयर में हम दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, हर प्रोग्रामर इक्लिप्स ही नहीं, देखो फिर कोड एडिटर या आरडीई का यूज करने लगा। और मार्केट में भाई कोई ऐसे थोड़ी ना है कि निरमा बिक रहा है, वो क्या कहते हैं वॉशिंग पाउडर बिक रहा है तो सिर्फ निरमा ही बेचेगा। अरे निरमा भी बेचेगा, व्हील भी बेचेगा, सर्फ भी बेचेगा। हर आदमी अपनी अपनी क्वालिटी लेके आएगा कि हमारे में ये अच्छा है, हमारे में वो अच्छा है। ऐसे ही यहाँ भी है भाई, इक्लिप्स है, इंटेलीजे है, और इसके बाद क्या कहते हैं वो है, और VS कोड भी है, और इसके बाद नेटबीन्स है, विजुअल स्टूडियो है। ऐसे ऐसे करके दुनिया में 50 क्या सैकड़ों क्या है कोड एडिटर्स हैं। और जावा के लिए इक्लिप्स भी एक है जो बहुत यूज होता है। कौन सा है? इक्लिप्स भी है, इंटेलीजे भी है, नेटबीन्स भी है। ये सब क्या है, कोड एडिटर है, लेकिन मोर आर दी लेस सभी लगभग सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। वही है, बताओ, और कोई भी वॉशिंग पाउडर लोगे सभी तो कपड़ा धोएंगे हैं, और सभी कहेंगे हम बढ़िया धोएंगे, और सभी ठीक ठाक धोते ही हैं। ऐसा तो नहीं होता, बहुत अंतर होगी, एक एकदम नहीं धोता है, एक बहुत धोता है, तो वो तो बिकेगा ही नहीं ना। तो लगभग सभी मार्केट में टिके रहने के लिए अपनी चीज़ें देते हैं कि नहीं, तो ऐसे सभी इनका भी है। बिल्कुल इस पर ही करेंगे, नोटपैड पे करेंगे तो क्या होगा, गलतियाँ बहुत होंगी, स्पीड मेरी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, है ना। भाई इंटरव्यू में तो नोटपैड पे लिखवाएगा नहीं, ऐसा भी कर सकता है, तो कोई इंटरव्यू के टाइम पे देखो ये भी कर सकता है कि अपना इक्लिप्स ओपन करके कर लो, कह सकता है। और नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम कहेगा क्या करो, नोटपैड पे लिखो। हाँ भाई इतना तो है भाई, जैसे अगर आईटी उस पर भी इक्लिप्स पे भी लिखोगे तो आदत तो वहाँ भी पड़ेगी ना भाई। ये तो सिंपल सी बात है, जितना यूज करोगे उतना ही तुम्हारे दिमाग में रहेगा, उतना ही तुम्हारे दिमाग में इंटरव्यू में भी तुम लिखो, ठीक है। तो क्या करें, हाँ एकदम यार, जैसे कहीं कोई कह रहा है कि इंटरव्यू में कोई प्रोग्राम लिखवाए तो कह सकता है भैया हाँ नोटपैड पे लिखो, और या तो इस पे लिखो। और नोटपैड पे भी लिखोगे बस क्या है, तो भाई उस समय क्या करोगे, जो नाम है पूरे लिखने पड़ेंगे, चीज़ें तुम्हें थोड़ी सी क्या रखनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे 2 अक्षर लिखते ही कंट्रोल स्पेस मारते हो, चीज़ें क्या होती हैं आ जाती है, सजेशन वहाँ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ वर्क हम लोग कहाँ करते हैं सर, हमेशा किसी न किसी कोड एडिटर का यूज़ करते हैं, जैसे हम यूज़ कर रहे हैं इक्लिप्स। अच्छा एक और अच्छी बात, अच्छा अभी हम लोग कोड कर रहे थे, जैसे तुम ही लोग सब लोग कोड कर रहे होगे, हमने बता दिया भाई जेडीके यूज़ कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे काम होगा। तुम लोग नोटपैड बना के कहीं भी क्या करने लगे, नोटपैड बना के .java फाइल लिखते थे, कहीं सेव कर देते थे, कंपाइल कराते थे, क्या करते थे, रन करते थे। तो कोई बहुत मतलब जैसे ये है ना, अब जैसे तुमको जावा अगर ये कहे कि हाँ भाई कोड लिखो, कंपाइल कराओ, रन कराओ, तो तुम कहीं भी लिखोगे, कहीं भी कंपाइल करोगे, रन कराओगे। कुछ कोड यहाँ पड़ा है, कुछ कोड वहाँ पड़ा है, कल को तुम्हें मैनेज अगर तुम्हें ढूंढना होगा तो क्या होगा, कोई तुमसे पूछेगा ना कि यार वो वाला कोड कहाँ लिखा है। तो इसीलिए इक्लिप्स ने एक और बात कही कि हम ऐसे फालतू कोड नहीं लिखने देंगे जैसे लोग लिख लेते हैं। हम अब यूज करना है हमें, तो हम बताएंगे पहले कहाँ कोड करना है, कैसे कोड करना है, इसका ये फ़ायदा मिलेगा कि उसी जगह कोड रहेगा। अब तुम भी जानते हो कोड कहाँ मिलेगा, वहीं मिलेगा, तो तुमको ढूंढना क्या रहेगा, आसान रहेगा। क्लियर है ये? अच्छा इक्लिप्स आप लोगों ने डाउनलोड किया, इक्लिप्स डाउनलोड किया, क्या मिली, जिप फाइल मिली कि exe फाइल मिली? हाँ जिप मिला होगा। जिप को तुमने क्या किया होगा, एक्सट्रैक्ट किया होगा, है, या जिप को एक्सट्रैक्ट बोलो या क्या किया होगा, अनजिप किया होगा, और एक फोल्डर के अंदर जैसे यहाँ पे इनके सिस्टम पे है, जैसे ये देखो डाउनलोड्स के अंदर इन्होंने शायद डाउनलोड किया भी है, नहीं ये तो हाँ मतलब पहले इनको एक जिप फाइल मिली होगी, जिप फाइल को राइट क्लिक करके क्या किया होगा इन्होंने, एक्सट्रैक्ट किया होगा, तो इनको ये इक्लिप्स नाम का एक फोल्डर था, इसी के अंदर गए होंगे। यहाँ पे यही क्या है, इक्लिप्स है, यहीं से डबल क्लिक करोगे तो आपका इक्लिप्स नाम का सॉफ्टवेयर क्या होगा, खुलेगा।
जिसे कोड एडिटर या क्या बोलते हैं, आईडी बोलते हैं। ठीक है, अब लेकिन देखो ये डाउनलोड्स में अंदर बार बार जाओगे करोगे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे राइट क्लिक करते हैं, सेंड टू करते हैं और क्या कर देते हैं, डेस्कटॉप। तो इसका फ़ायदा ये होता है, ये चीज़ तो यही रहती है लेकिन इसका एक शॉर्टकट कहाँ बन जाता है, डेस्कटॉप पे। तो हमको बार बार अंदर जाके इसे खोलने की ज़रूरत, जैसे दिखाते हैं, जैसे इन्होंने बना भी रखा है, मान लो चलो यहाँ से डिलीट हो गया। अब बार बार यहाँ आओगे तो हम क्या करते हैं, इसीलिए हम जब राइट क्लिक करके उसको क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट या अनजिप करते हैं। इसके बाद इक्लिप्स नाम के आइकन को राइट क्लिक करते हैं, सेंड टू करते हैं और क्या करते हैं, डेस्कटॉप। देखो यहाँ पे उसका एक क्या बन जाता है, आइकन। ऐसा नहीं कि वो फाइल यहाँ से कॉपी होके आ गई है ना, वो फाइल वही है, उसका एक शॉर्टकट यहाँ पे बन के आ गया है। तुम उसे क्लिक करोगे, इसे क्लिक करोगे तो खुलेगा वही, कौन, वही। अच्छा, कुछ समझदार लोग ये कर देते हैं, क्या जानते हो, वो लोग ये करते हैं, इसे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद सोचते हैं खोलें तो अब चलता। अरे यार, इक्लिप्स इतना बड़ा सा एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर देख रहे हो ढेर सारी चीज़ें हैं कि नहीं, जब सब साथ में मिलेंगे तब तो चलेगा। अब तुम कॉपी करके पेस्ट कर दोगे वहाँ पे, यहाँ पे डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे सोचोगे डबल क्लिक करें तो ये तो ढूंढेगा ना अगल बगल वाले कहाँ हैं जिनके सहारे हमको पूरा ओपन करना है, और उसे बगल बगल कोई है ही नहीं। इसीलिए आप इस तरह से कॉपी नहीं करोगे। दो रास्ते हैं, क्या, या तो आप क्या जाओ, यहाँ अंदर से ओपन करो, और या तो फिर इसका क्या कर लो, राइट क्लिक करके सेंड टू करके डेस्कटॉप कर लो, तो डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट बन जाएगा। यहाँ वो फाइल नहीं है, उस फाइल का क्या है, शॉर्टकट है। जब आप शॉर्टकट पे डबल क्लिक करोगे तो अपने आप ये जाएगा कहाँ, इस फाइल पे, और जब ये चलेगा तो इसके अगल बगल तो सब लोग वो हैं ही जिनके सहारे वो क्या करता है, चलता है। क्लियर है? तो इतना काम सब लोग कर लिए हो, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया। एक्सपेक्टेड है कि आपने क्या किया होगा, डाउनलोड कर लिया होगा, डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लिया होगा या अनजिप कर लिया होगा, और उसके बाद आप उसे क्या कर दो, उसका शॉर्टकट बना लिया होगा। अब इसके बाद आप यहाँ इसको ओपन कर सकते हैं। अब देखो ऐसे ही ओपन होता है, डबल क्लिक करोगे सब लोग के सिस्टम पे ऐसा ही हुआ था ना। ये तो खुल गया इनका, बहुत लोगों का सिस्टम ऐसे खुला नहीं है। जब पहली बार डबल क्लिक करके खोले होगे या खोलना जिसने नहीं खोला है तो ध्यान से देखो, उनके सिस्टम पे इस तरह से खुल के नहीं आया होगा, उनके सिस्टम पे ये आया होगा। बोलो ये दिखा था कि नहीं? जिसने भी सिस्टम पे पहली बार इक्लिप्स खोलने की कोशिश की होगी उसके सामने ये जो पीछे खुला है वो नहीं खुला होगा, ये सामने जो लिखा है ये दिख रहा होगा। इसका नाम है क्या, इक्लिप्स आईडी लॉन्चर। तो जब भी खोलोगे सबसे पहले सामने ये आएगा। अब सवाल ये उठता है जी ये क्यों आ रहा है? अरे बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे एक्सेल है, खोलो तो कुछ आता है नहीं, सीधे एक्सेल क्या होती है, खुल जाती है। वर्ड फाइल खोलो सीधे खुल जाती है, नोटपैड खोलो सीधे खुल जाती है। लेकिन इसको खोलोगे तो सबसे पहले ये जो सामने आ रहा है, ये पीछे वाला भूल जाओ, ये दिखाई दे। तो हाँ ये देखो इक्लिप्स आईडी लॉन्चर कह रहा है कि ये है भैया, यहीं से तुम इक्लिप्स को लॉन्च कर सकते हो ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ कुछ और लिखा है, सेलेक्ट अ डायरेक्टरी एज वर्क स्पेस। पहले तो ये वर्ड जानो डायरेक्टरी किसे कहते हैं, तो याद रख लो, फोल्डर जानते हो ना, पीले रंग का जो दिखता है ये सब फोल्डर ही है ना भाई। ये प्रैक्टिस, कोड प्रैक्टिस, ये सब इन्हें क्या बोलते हैं, न्यू फोल्डर बोलते हैं ना। तो फोल्डर का ही सिनोनिम या पर्यायवाची है क्या, डायरेक्टरी।
क्या डायरेक्टरी कोई अलग चीज नहीं। कोई कह दे कि फलाने डायरेक्टरी में ये रखा है तो समझ जाओ बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा है, वो कह रहा है फलाने फोल्डर में ये रखा है। लोग फोल्डर वर्ड भी यूज करते हैं और डायरेक्टरी वर्ड भी यूज करते हैं। वही चीज यहाँ इन्होंने लिखी है, देखो सामने क्या लिख रहे हैं, ये पूरा पढ़ो। सबसे पहले तो इसलिए कहते हैं इंग्लिश सबसे सही होनी चाहिए, सब लिखा है सामने। अब क्या कह रहा है, सेलेक्ट मतलब चुनो, अ डायरेक्टरी मतलब एक फोल्डर, एज वर्क स्पेस। अब देखो ये क्या कंसेप्ट कहता है, इक्लिप्स का कहना क्या होता है, ध्यान से इस बात समझना। इक्लिप्स का कहना होता है कि भैया आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो सीधे आप प्रोग्रामिंग, जैसे नोटपैड में करनी थी तो क्या करना था बताओ, सीधे नोटपैड खोला, कोई नाटक किया नोटपैड, कुछ नहीं, कुछ बोला कि डायरेक्टरी करो, फलाना करो, डिमाका करो, सीधे कोड करो। आप बोलो कोड करो, कंपाइल करो, रन करो, यही बोला ना। अब लेकिन ये जब हम इक्लिप्स की बात करते हैं, इक्लिप्स ऐसा नहीं बोलता। इक्लिप्स का कहना क्या होता है, इक्लिप्स का कहना होता है कि अगर आपको कोडिंग करनी है तो सबसे पहले एक डायरेक्टरी, एक फोल्डर चुनो कि कहाँ तुम्हें कोडिंग करनी है। अब ये आदत डलवा देंगे तो थोड़ा सा तुम सुधर नहीं जाओगे। जैसे तुम ही है, अब आए घर में, कोई नियम नहीं, कानून नहीं, उठाए शर्ट कहीं फेंके, मेरी तरफ पैंट कहीं फेंके, है ये तो सही तरीका नहीं है ना। अब इससे क्या समस्या हो, इससे समस्या ये होगी कि जब दूसरे दिन ढूंढने लगेंगे तो पाएंगे नहीं, दूसरे दिन ढूंढने लगेंगे तो चीज़ पाएंगे नहीं। लेकिन अगर तरीके से हमें पता होता भैया कपड़ा वहाँ रख देते हैं, जूते वहाँ रख देते हैं, तो जब भी जरूरत पड़ेगी तो ढूंढने में समय लगेगा नहीं लगेगा ना। तो वही सेम आपकी उसी आदत सुधारने का काम करता है कौन, इक्लिप्स। इक्लिप्स कहता है आप हमें लॉन्च करना है, कोडिंग करना है आपको, तो सबसे पहले एक फोल्डर का चुनाव करो कि कहाँ कोडिंग करनी है, और इसके बाद वहीं कोडिंग करो। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि जो कोड करोगे उसी जगह जाएगा ना, उसी फोल्डर में जाएगा ना। तो कल को तुम्हें ढूंढना होगा तो दिमाग नहीं लगाना होगा कि यहाँ रखे हैं, वहाँ रखे हैं, तुम्हें पता है यार वहीं तो रखे हैं। तो इसीलिए क्या कहता है, सेलेक्ट ए डायरेक्टरी एज वर्क स्पेस। कहता है पहले एक फोल्डर बताओ जिसे तुम अपना वर्क स्पेस, देखो कितना अच्छा नाम रखा है, वर्क मतलब काम, स्पेस मतलब जगह, तुम्हारी काम करने की जगह क्या है तुम बताओ, वही पूछ रहा है यहाँ। और ये भी बता दें आपके सिस्टम पे क्या हुआ होगा, जब पहली बार आप यूज किए होगे, जब फर्स्ट टाइम आप यूज़ किए होगे तो यहाँ लिखा हुआ आया होगा सी यूजर्स, इनमें विवेक लिखा है ना, आप में विवेक नहीं लिखा होगा, आपका यूज़र नेम होगा जो कंप्यूटर का यूज़र नेम है, सी यूजर्स आपका यूज़र नेम। अब यहाँ डेस्कटॉप न्यू फोल्डर करके आ रहा है ना, आपके सिस्टम पे ये नहीं लिखा रहा होगा, हम बताएं क्या लिखा रहा होगा, सी यूजर्स और यूज़र नेम, और उसके अंदर एक फोल्डर स्लैश करके ये लिखा रहा होगा, हम बता रहे हैं। चाहे तो कोई भी अपना सिस्टम जब पहली बार करेगा यही लिखा था ना, मतलब पहली बार ओपन करोगे तो यही लिख के आएगा। उसका कहने का मतलब है कि सी ड्राइव के यूजर्स फोल्डर में जो विवेक मौर्य नाम का फोल्डर है उसके अंदर, और सॉरी डेस्कटॉप भी नहीं लिखा होगा, विवेक मौर्य नाम का फोल्डर है उसके अंदर इक्लिप्स हाइफन वर्क स्पेस नाम का, इक्लिप्स हाइफन वर्क स्पेस नाम, इसी फोल्डर को कह रहा है हम आपका क्या बनाएंगे, वर्क स्पेस। ये तो ये कह रहे हैं, लेकिन तुम इसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जैसे हम लोग करते हैं। चलो हम लोग क्या किया जाए बताओ, कहाँ रखा जाए, जो कोड रखने की जगह कहाँ, कोड कहाँ करके रखें। चलो हम डिसाइड करते हैं यहीं एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर बन रहा है ना, फोल्डर का नाम रखते हैं, क्या लिखा, माई, दिख रहा है ना, अच्छा नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। अब एक फोल्डर बनाया हमने क्या, माई वर्क्स, ठीक है। तो हमने ये डिसाइड किया कि इसी फोल्डर में अपना सारा कोडिंग का काम करेंगे।
तो अगर तुमने ये मन में सोच लिया है तो वो यही पूछ रहा है कि भैया यहाँ पे उसी फोल्डर का पाथ लिख दो। पाथ कैसे निकालोगे? आसान होता है, इस माई वर्क्स फोल्डर के अंदर चले जाओ, पाथ तो ऊपर यहीं से दिखता है ना। देखो हम क्या किए, इसी फोल्डर में जाना कभी भी और यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे, अपने आप जो आ रहा है यही उसका क्या है, पाथ है। किसी ड्राइव में, यूजर्स में, विवेक मौर्य के अंदर, वन ड्राइव के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर माई वर्क्स नाम का एक क्या है, एक फोल्डर है। तो अगर हमको यही इसी फोल्डर में काम करना चाह रहे हैं हम लोग ना, यही इतना कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके यहाँ आके क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद लॉन्च नाम की जो बटन होगी क्लिक करेंगे। तो जानते हो क्या करेगा, इक्लिप्स कह रहा, इक्लिप्स ऐसे नहीं खुल जाता, इक्लिप्स कहता अब हम खुलेंगे, और खुलेंगे तो माई वर्क्स फोल्डर के रेफरेंस में खुलेंगे, जिससे कि जो कोड भी तुम मेरे अंदर करोगे सब कुछ इसी माई वर्क्स फोल्डर के अंदर क्या होगा, स्टोर। अब करो इसे क्या, ये देखो अब ये है, ये हुए इक्लिप्स के दर्शन, है ना। सबसे पहले तुम्हारे सिस्टम पे जब इक्लिप्स खुलेगा तो ये वेलकम नाम की क्या आएगी, स्क्रीन आएगी। ये वेलकम हो गया, बहुत हो गया, इसको क्या करो, बंद करो। अब तुम्हारे सामने यही इक्लिप्स है, इसी के अंदर तुम्हें कोडिंग करनी है। समझ में आई बात? कुछ मुश्किल नहीं था ना। तो याद रखना, इक्लिप्स जब ओपन करोगे तो तुमसे फोल्डर का क्या पूछेगा, वही वर्कस्पेस पूछेगा। वर्कस्पेस क्या है, कुछ नहीं, एक फोल्डर है। बस ब्राउज करके उस फोल्डर का नाम बता दोगे या उसका कॉपी करके पेस्ट कर दोगे, अपने आप उसी फोल्डर के, अच्छा जहाँ कहीं माई वर्क्स लिखा हुआ दिख रहा है, दिखा है ना, मतलब किधर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दिख रहा है ना, क्या लिखा हुआ, माई वर्क्स। तो जो तुम्हारे वर्कस्पेस का नाम है, वर्कस्पेस का नाम क्या है, अरे वही जो तुम्हारे किसका नाम है, फोल्डर का नाम। फोल्डर ही तो वर्कस्पेस होता है। तो भाई अब बताओ क्या करना है आपको, सबसे पहले ये करना है, लॉन्च करना है किसे, इस इक्लिप्स को। और इसके बाद क्या करेंगे आप, लॉन्च करने के बाद जब आप इसको इक्लिप्स को लॉन्च कर देंगे तो आप करेंगे क्या, सेलेक्ट वर्क स्पेस, या हम लिख देते हैं क्रिएट क्या, वर्क। सबसे पहले अच्छा वर्क स्पेस, अच्छा ये बताओ, ये भी फोल्डर है, ये भी फोल्डर है, दोनों में वर्क स्पेस कौन है? अच्छा वर्क स्पेस भी एक क्या होता है, फोल्डर ही तो होता है, तो कुछ और होता है भाई। ये भी देखो पीले रंग का, ये भी फोल्डर, ये भी फोल्डर। वर्क स्पेस भी क्या है, फोल्डर ही है। बस अंतर क्या है, देखो ध्यान से, जब भी किसी फोल्डर को तुम अपना वर्क स्पेस बनाते हो और इक्लिप्स खुलता है तो इस फोल्डर, बस हमने सिर्फ फोल्डर बनाया था और कुछ नहीं बनाया था। जरा लेकिन अंदर जाके देखो, एक और फोल्डर दिख रहा है कि नहीं इसके अंदर, फोल्डर के अंदर के फोल्डर को बोलते हैं क्या, सब फोल्डर। तो एक सब फोल्डर क्या हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और इसका नाम क्या है, डॉट मेटा डेटा, डॉट मेटा डेटा पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो यही दो फोल्डर हैं, 3-4 फोल्डर है, तुमसे कोई पूछे बताओ इन फोल्डर्स में कौन वर्क स्पेस है और कौन वर्क स्पेस नहीं है, अब तुम आओगे कोड प्रैक्टिस को ओपन करोगे, इसके अंदर कोई दिख रहा है डॉट मेटा डेटा, तो कहोगे भैया ये फोल्डर तो है लेकिन वर्क स्पेस नहीं है। फिर तुम कोई पूछेगा ये बताओ ये वाला, बोलोगे, कहोगे ये भी फोल्डर तो है भैया लेकिन वर्क स्पेस नहीं है, इसके अंदर कहीं भी डॉट मेटा डेटा नहीं है। लेकिन जब इसको क्लिक करोगे इसके अंदर डॉट मेटा डेटा है, तुम कहोगे हाँ जी यही माई वर्क्स जो फोल्डर है यही क्या है, वर्क स्पेस है। क्लियर है? तो वर्क स्पेस के बारे में समझ में आई बात कुछ, तो वर्क स्पेस की पहचान क्या है,
वही फोल्डर वर्कस्पेस, जो फोल्डर वर्कस्पेस होता है उसके अंदर तुमको डॉट मेटा डेटा नाम का एक फोल्डर दिखाई देगा। अच्छा, अभी भी ऐसे नहीं, अभी भी हम कोडिंग डायरेक्ट नहीं कर सकते। इक्लिप्स एक नियम और देता है कि भैया तुमने, अच्छा ये जो नियम है कौन सा कि इक्लिप्स लॉन्च करो फिर वर्कस्पेस क्रिएट करो, क्या पहले भी था? जावा वालों का ये नियम नहीं है। जावा वाले तो कहते हैं भाई आओ हमारे नोटपैड खोलो, कोड करो, मेरे नियम देख लो, जेडीके इंस्टॉल कर लो, चलो कोडिंग क्या करो, स्टार्ट करो, कंपाइल करो, चलाओ, तुम्हारी मर्जी। लेकिन इक्लिप्स वाले कहते हैं भाई अच्छा हमें यूज़ करना है तो हम सीधे यूज़ नहीं करने देंगे। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप एक वर्क स्पेस बनाओ। वर्क स्पेस बनाने के बाद भी सीधे काम नहीं करने देंगे। उनका कहने का मतलब फिर एक नया काम करो जिसको ये लोग बोलते हैं क्या, क्रिएट प्रोजेक्ट। तो उनका कहने का क्रिएट प्रोजेक्ट भी नहीं, क्रिएट लिख देते हैं जावा प्रोजेक्ट। उनका कहने का मतलब होता है भैया पहले इक्लिप्स को खोलोगे तो वर्क स्पेस बनाओगे, वर्क स्पेस बना के जब खाली होगे तब क्या बनाओगे, जावा प्रोजेक्ट बनाओगे। अब प्रोजेक्ट के अंदर कोड करोगे, डायरेक्ट कोड। क्योंकि पहले क्या था, कोई पहले बनाया था वर्क स्पेस हमने? नहीं, पहले बनाया था हमने कुछ नहीं, सीधे क्या किया, वर्क स्पेस बनाया, सॉरी सीधे नोटपैड खोला, कोड लिखा और कंपाइल करके चलाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं चलेगा। इक्लिप्स कह रहा भैया अगर हमें यूज़ करना है तो मेरे नियम भी मानने पड़ेंगे, और मेरा नियम कहता है पहले क्या बनाओ, वर्क स्पेस, इसके बाद बनाओ क्या, प्रोजेक्ट। कैसे बनेगा प्रोजेक्ट, यहीं फाइल में जाना, फाइल लिखा है, क्लिक कर, यहीं एक ऑप्शन आ रहा है क्या, न्यू, और यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है क्या, जावा प्रोजेक्ट। अच्छा, बहुतों के सिस्टम पे नहीं आएगा, बहुतों के सिस्टम पे ये यूज कर चुके हैं इसलिए इनके सिस्टम पे आ रहा है। बहुतों के सिस्टम पे फाइल में जाओगे, न्यू जाओगे तो सिर्फ क्या दिखाई देगा, प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट नाम का वर्ड, और बहुत कुछ दिखाई देगा लेकिन जावा प्रोजेक्ट दिखाई नहीं देगा। घबराना मत, तो कहाँ किस पे क्लिक करना, प्रोजेक्ट पे। इस प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे तो यहाँ तुमको जावा लिखा हुआ दिखेगा और इसके अंदर तुम्हें जावा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। अगर सामने नहीं मिलेगा तो यहाँ मिल जाएगा। इसी को सेलेक्ट करना है तो फिर क्या करना है, नेक्स्ट करना। तो जब भी प्रोजेक्ट बनाए, जैसे वर्क स्पेस बनाए तो नाम दिए ना, उसका नाम क्या दिए, माई वर्क्स। तो यहाँ पे भी जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो प्रोजेक्ट को भी क्या देना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा। अब प्रोजेक्ट को चलो एक नाम दे देते हैं, मान लो दे देते हैं क्या, माई प्रोजेक्ट। जनरल के अंदर देखो, इक्लिप्स सिर्फ जावा के लिए नहीं है, इक्लिप्स में बहुत लैंग्वेज चलती है, इक्लिप्स के बहुत काम है। तो हमें तो जावा के पर्पज से यूज़ करनी है, इसलिए हम लोग किस पे जा रहे हैं, जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्रोजेक्ट नेम, तो या एक बात ये याद रखनी है, क्या है, क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट। मतलब आपको क्या बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट जब बनाओगे तो प्रोजेक्ट को एक क्या दोगे, नाम दोगे। हमने नाम क्या दिया, माई प्रोजेक्ट। लेकिन फिर यहाँ नियम याद रखना है, नाम में स्पेस मत यूज कर लेना, करोगे तो देखो ऊपर क्या कह रहा है, इनवैलिड मॉड्यूल नेम। माई प्रोजेक्ट मतलब वो गड़बड़ है, बस ऐसे कर दो। अब क्या है, कुछ भी रखना, स्पेस यूज मत, और कुछ नहीं, कुछ भी लिखो। वहाँ पे भी कहा था, वहाँ पे भी कहा था लिखने में तो कुछ भी लिखते, लेकिन कुछ नेमिंग कन्वेंशन थे जो फॉलो करोगे तो लोगों को समझने में कोड क्या हो, आसानी हो। यहाँ पे है ऐसे ही बनाओ प्रोजेक्ट, माई प्रोजेक्ट। और इसमें अच्छा नाम कुछ भी रख सकते थे यार। मान लो हम नाम लिखना चाहते हैं बेसिक जावा, तो ये नाम रख दिया। अब मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, बेसिक जावा होगा। इसके बाद यही एक बटन है क्या, फिनिश। हाँ क्या, हाँ ना 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 ना,
ये देखो यहाँ पे इसका नाम क्या है, बेसिक जावा। प्रोजेक्ट बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ बना, अच्छा यहाँ भी माई वर्क्स दिख रहा है। अच्छा ये बताओ ये बेसिक जावा नाम का प्रोजेक्ट कहाँ बना? माई वर्क्स नाम के वर्क स्पेस के अंदर। और माई वर्क्स नाम का एक वर्क स्पेस है तो माई वर्क्स नाम का एक फोल्डर भी है। और अंदर जरा चल के देखते हैं, ये देखो यार बेसिक जावा नाम का भी एक फोल्डर दिख गया कि नहीं दिख गया? तो मतलब जब कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो वर्क स्पेस वाले फोल्डर के अंदर अपने आप प्रोजेक्ट के नाम का फोल्डर बन जाएगा। और एक वर्क स्पेस के अंदर कितने प्रोजेक्ट हो सकते हैं? जितने बनाना चाहो। देखो लो दूसरा बना दे रहे हैं यहीं पे, फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट। यहीं सामने से आ रहा, नहीं आता तो कहाँ जाते? प्रोजेक्ट में जाते, जावा में जाते, जावा प्रोजेक्ट। नाम देना था जी, नाम दे दें इसको, नाम दे देते हैं क्या, मान लो दे देते हैं माई प्रोजेक्ट और इसको कर देते हैं क्या, फिनिश। तो एक और बन गया कि नहीं? अब इसी वर्क स्पेस के अंदर कितने प्रोजेक्ट बन गए हैं? 2। और यहाँ भी जाके देखो भाई, माई वर्क्स फोल्डर है, उसके अंदर बेसिक जावा और माई प्रोजेक्ट नाम के क्या है, 2 फोल्डर्स। फाइल नहीं है, फोल्डर्स। तो जितने प्रोजेक्ट बनाओगे उतने फोल्डर बनेंगे। हर प्रोजेक्ट के लिए एक फोल्डर बनता है। अच्छा जरा यहाँ भी चेक करते हैं। अच्छा कंप्यूटर में आज से एक निशान है, ये समझो, तीर ऐसे है तो इसका मतलब है वो चीज़ अभी क्या है, बंद है। इसको बंद है नहीं, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या, कोलैप्स है। हम लोग कहते हैं क्या, कोलैप्स। कोलैप्स है मतलब बंद है। और जब इसी पे क्लिक करोगे खुल गई, इसी को बोलते हैं अब क्या हो गई, ओपन हो गई। कोलैप्स और ओपन। जब ऐसे कोई तीर ऐसे रहता है, समझ रहे हो, इस तरह से हॉरिजॉन्टली इस तरह से, तो समझ लो क्या है, चीज अभी बंद है। क्लिक करोगे तो उसके अंदर कुछ और है जो तुमको दिखाई देगा। और जब यही तीर कैसे हो जाए नीचे की तरफ, तो इसका मतलब चीज क्या है, ओपन हो जाए। अभी इसे फिर से क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। फिर से क्लिक करोगे तो चीज क्या हो जाएगी, ओपन। अच्छा यहाँ क्या दिख रहा है यार, माई प्रोजेक्ट दिख रहा है ना, वही नाम जो रखें। और क्या दिख रहा है, SRC दिख रहा है। और यहाँ JRE सिस्टम लाइब्रेरी करके भी कुछ दिखा है, ये देखो। अब अच्छा यहाँ भी तो देखिए क्या है, माई प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, तो यहाँ भी अच्छा प्रोजेक्ट के अंदर भी तो कुछ दिख रहा है कि नहीं। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो याद रखना, हर प्रोजेक्ट के अंदर 3 और सब फोल्डर दिखाई देंगे। एक का नाम होगा डॉट सेटिंग्स, दूसरे का नाम है बिन, तीसरे का नाम है क्या, SRC। तो 3 क्या दिखेंगे, सब फोल्डर। और 2 दिखेंगे तुमको फाइलें। एक का नाम होगा डॉट क्लास पाथ, एक का नाम होगा डॉट प्रोजेक्ट। ये 5 चीज हर प्रोजेक्ट में आएंगे। चलो देख लेते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट भी मेरे पास है ना, क्या नाम था उसका, बेसिक जावा। इसके अंदर भी क्या है, डॉट सेटिंग्स, बिन, SRC और 2 फाइलें, डॉट क्लास पाथ और डॉट प्रोजेक्ट। तो जावा में जैसे नहीं है, कोई वर्क स्पेस बनाओगे तो उसके अंदर क्या होगा, डॉट मेटा डेटा होगा ना। ऐसे ही जब कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसके अंदर ये 5 चीजें दिखाई देंगी ही देंगी। 3 फोल्डर, 2 फाइलें, और उनके नाम भी फिक्स रहेंगे, डॉट सेटिंग्स, बिन और SRC। याद रहेगा? तो आप लोग बना लेंगे ना, आसान है, बस कुछ नहीं करना, वर्क स्पेस बनाना है। वर्क स्पेस बनाने के बाद क्या करना है, उसके अंदर एक आपको क्या बना देना है, प्रोजेक्ट बना देना है। और काम तो कहाँ करना है, यहाँ। अब बताओ 2 प्रोजेक्ट हैं, किस में काम करें बताओ, चलिए माई प्रोजेक्ट में करते हैं, इसमें। अच्छा यहाँ क्या लिखा है, अच्छा ये जो तुम कोड लिख नहीं रहे हो, ये जो कोड लिखे थे जावा कोड था ना। जब किसी लैंग्वेज में हम लोग
कोड लिखते हैं हम, देखो कोड दो टाइप के होते हैं, एक हाई लेवल, एक लो लेवल। हाई लेवल कोड वो है जो हम लिखते हैं। हम लोग जब कंपाइल कराते हैं तो कुछ और बनता है ना, जैसे इसमें बना नहीं है। ये कोड कैसा है? लो लेवल है ना। तो उसी हाई लेवल कोड का एक नाम और भी है, सोर्स कोड। क्या नाम है? सोर्स कोड। हम लोगों से पूछते हैं कि सोर्स कोड कहाँ है, तो हम समझ जाते हैं कि सामने वाला पूछ रहा है डॉट जावा फाइल कहाँ है, क्योंकि डॉट जावा फाइल में ही कोड लिखते हैं ना। तो किसी ऐसा नहीं सोर्स कोड सिर्फ किसके पास होता है? जावा के पास होता है। दुनिया किसी भी लैंग्वेज में जब तुम कोडिंग करता है जो आदमी, जिस फाइल में, उस फाइल को बोलता है क्या? उसको क्या बोलता है? सोर्स कोड। अच्छा, सोर्स कोड क्यों बोलता है यार? वही तो सोर्स है कोड का जिससे सब होगा। तुम लिखोगे तो बाद में वही कंपाइल होगा ना। आखिर तुम्हारे सारे लॉजिक को पैदा करने वाला कौन है? तुम्हारा दिमाग, जिसने ये कोड यहाँ पे क्या किया है? लिखा है। यही तो सोर्स है ना। यही तो हर चीज का क्या है? एक तरह से कहो तो सोर्स है। अब फिर इसके बाद यही क्या होगा? कंपाइल होगा। यही क्या होगा? रन होगा। तो जो कोड हम लोग लिखते नहीं, हम लोग जैसे तुमसे पूछेंगे सोर्स कोड अपना सोर्स कोड भेजो, उसको वो जो लिखा है वो अपने प्रोजेक्ट के सोर्स कोड भेजो। इसका मतलब सामने वाला हमसे कह रहा है अपने प्रोजेक्ट की जितनी डॉट जावा फाइल है वो भेजो। अगर तुम उसको डॉट क्लास भेज दोगे तो कहेगा पागल वागल हो क्या कि हम मांग क्या रहे हैं और दे क्या रहे हो। तो याद रखना, ये दो वर्ड चलते हैं यार हमारे यहाँ। सोर्स और कंपाइल कराए थे ना, और इसके बाद ये वाला कोड दिखाया था, बड़ा तिरछा विरछा था। ये कंपाइल होने के बाद है इसे कंपाइल्ड कोड, या असल में इसको बोलते हैं क्या? बाइट कोड। क्या? बाइट कोड। जब तुमसे बोलेगा ना कि बाइट कोड भेजो, तो समझ जाना वो बोल रहा बंदा कि डॉट क्लास फाइल भेजो। और जब तुमसे पूछेगा कि सोर्स कोड भेजो, तो समझ जाना वो बात किसकी कर रहा है? जावा फाइल की बात कर रहा है। क्लियर रहेगा? किसी को बाइट कोड बोलोगे या क्या बोलोगे? कंपाइल्ड कोड बोलोगे। और इसे क्या बोलोगे? सोर्स कोड। ठीक है। सोर्स कोड, जावा में सोर्स कोड का एक्सटेंशन क्या है? डॉट जावा। इसका एक्सटेंशन क्या है? डॉट जावा। और बाइट कोड या कंपाइल्ड कोड का एक्सटेंशन क्या है? डॉट। क्लियर है? ये कोई कंफ्यूजन? इतना समझ में है? तो भैया हमें भी तो कोड ही लिखना है। हम तुम क्या लिखते हैं? सोर्स कोड ही तो लिखते हैं। इसलिए देखो इक्लिप्स वाले कितने समझदार हैं कि माई प्रोजेक्ट के अंदर एसआरसी नाम का एक चीज़ बनाई है। एसआरसी फुल फॉर्म क्या है? वही सोर्स कोड का शॉर्ट फॉर्म है क्या? एसआरसी। यहाँ एसआरसी लिखा है ना, फालतू नहीं लिखा है भाई, क्योंकि यहाँ भी क्या लिखा है? बेसिक जावा ने कौन सा प्रोजेक्ट है हमारा? माई प्रोजेक्ट है ना। तो माई प्रोजेक्ट के अंदर भी क्या है? यही वही चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है। अच्छा, ये खोलना, इसके अंदर कुछ लिखा है ना, मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा। जो भी लिखा हो पहली बार उसे क्या कर देना? डिलीट बटन पे क्लिक करके क्या कर देना? डिलीट कर देना। इन चीज़ों की ज़रूरत है नहीं। माई प्रोजेक्ट और क्या आया? एसआरसी। यही है एसआरसी। तो कोडिंग आपको इसी एसआरसी के अंदर करनी है। अच्छा, जावा में कैसे कोडिंग करते थे भाई? एक फाइल बनाते थे और बना के क्या लिखते थे? क्लास बनाते थे ना। क्लास कैसे बनाते थे? देखो लिखते थे ना ऐसे, पब्लिक क्लास, क्लास का नाम, ऐसे लिखते थे ना। फिर ऐसे तो वही चीज़ अब तुम्हें ऐसे लिखना नहीं, कुछ नहीं करना है। एसआरसी है ना, कोड कहाँ करना है? एसआरसी के अंदर। तो इसी एसआरसी पे राइट क्लिक करना, न्यू करना। अब जावा प्रोजेक्ट मत करने लगना,
क्लास आ रहा है ना, तुमको कुछ करना नहीं है, क्लास पे एंटर मारो, अपने आप ही आ रहा है। और नाम पूछ रहा है ना, क्लास का नाम दो एक, चलो क्या नाम दे बताओ। जैसे अगर हमने नाम दे दिया, मान लो माई फर्स्ट कोड, कुछ भी नाम दे, याद रखना स्पेस नहीं यूज करना, माई फर्स्ट कोड। और यहाँ एक बटन है कौन सी, फिनिश, क्लिक करो, बना दिया ना। पहले लिख रहे थे ना, पब्लिक क्लास जो लिखना है, कर्ली ब्रेसेस लगाना है नहीं लगाना है, सब इसने खुद ही करके दे दिया। अच्छा है कि नहीं है। और कोड कैसे कर रहे थे, याद करो अपने पुराने काम को। क्लास बनाए थे, क्लास के अंदर फिर क्या बनाए थे, मेथड बनाए थे, फिर मेथड के अंदर क्या लिखे थे, कोड लिखे। तो वही यहाँ भी करो, मेथड क्या करो यहाँ पे बनाओ। कैसे बनाओगे, पब्लिक स्टैटिक है ना, वाइड मेन, फिर हाँ एक ब्रैकेट के अंदर ऐसे इसके अंदर लिखोगे यही, इसीलिए तो अलग से इंस्टॉल करवाया है कि चीज अलग अलग रखेगा, कलर से देखते ही दिमाग में आ जाएगा कहाँ नाम है कहाँ क्या है। यहाँ तो सब क्या था, सब एक ही जैसा था, यहाँ दिमाग लगाना पड़ता, सोचना पड़ता कहाँ क्या है क्या नहीं है। ये लोग साथ में कलर कोडिंग भी यूज़ करते हैं, इस चीज़ का कलर ऐसा रखेंगे, उस चीज़ का कलर वैसा रखेंगे। तुम्हारी नज़र पड़ते ही तुम पहचान जाओगे कि ये क्या है और क्या नहीं। जैसे देखो कॉपी चेक करते हैं तो रेड पेन से क्यों चेक करते हैं, जगह जगह निशान बना देंगे तो टीचर के लिए, वो बच्चे के लिए समझना आसान होगा कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं ना। तो इसलिए ये भी प्रॉपर क्या यूज़ करते हैं, कलर कोडिंग यूज़ करते हैं, तो इसका भी बेनिफिट मिलता है। क्लियर है ये। तो अच्छा है नहीं। अच्छा एक क्लास चलो और बनाते हैं, क्या नाम रख सकते हैं, कुछ भी। सर ये SRC पे क्या करते हैं, राइट क्लिक न्यू, एक क्लास नहीं, चाहे जितनी मन करे SRC के अंदर उतनी क्लासेस बना सकते हैं। अब यहाँ आए, न्यू किया और क्या प्रेस किया, क्लास, और एक देना है उसे क्या नाम, हमने नाम दिया माई सेकंड, कुछ भी नाम दे सकते थे हम। वो क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर फिर क्या बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन नाम का क्या बनाते हैं, मेथड बनाते हैं ना। जरा ध्यान से देखना यार, या इसको क्या बोलते हैं मालूम है, इसको इसे बोलते हैं चेक बॉक्स। क्या बोलते हैं, चेक बॉक्स। अगर यही चेक बॉक्स चेक कर दो, इसे चेक करना हो गया, इसे क्या अनचेक, ये क्या कर दिया, चेक करो और क्या करो, फिर इस बटन पे क्लिक करो। तो जो आपकी दूसरी क्लास बनी उसके अंदर मेथड बनाया क्या हो गया, आ गया। वही है, ये चीज़ें क्या होगा, बहुत से एक तरह से मान के चलो तुम्हारे असिस्टेंट की तरह वर्क करेगा। जो तुम्हें बहुत सी सारी चीज़ें खुद से करनी थी वो तुम्हारे लिए खुद ही करके देगा, तो गलतियां भी तुमसे क्या होंगी, कम होंगी। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ हमने दो क्या बना दी है, क्लास बना दी है, और क्लास दोनों कहाँ हैं, SRC के अंदर, और इन्हीं क्लासेस के अंदर मेन मेथड में हम क्या लिख सकते हैं, कोड लिख सकते हैं। जरा कोड एक आध लिखें। अच्छा लिखते कैसे प्रिंट कराते थे, system डॉट आउट डॉट println, चलो अपना नाम ही प्रिंट कराते हैं। लेकिन अब इक्लिप्स यूज़ कर रहे हो, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट चलता है। हम लिखते हैं sys, वैसे sys ओ पे भी आ जाता है, नहीं तो sys आउट। अब कंट्रोल देखो, कंट्रोल प्रेस करके स्पेस मार दोगे, पूरा लिख दिया ना, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं लिखेंगे तो गलती भी नहीं होगी, है ना। और यहाँ पे जैसे अगर हम आई प्रिंट कर दें, अब इसको रन करो, आई आ गया कि नहीं आ गया। अब कोई CMD की ज़रूरत नहीं है। और अच्छा कोड लिखे, कंपाइल किए नहीं किए ना, कोड कंपाइल भी हो गया अपने आप। और एक चीज़ और देखते हैं जरा, ये जो कोड लिखे हो SRC के अंदर ना, माई फर्स्ट कोड और माई
सेकंड कोड, जाके देखो वहाँ दिखाई देगा कौन सा प्रोजेक्ट है भाई ये, माई प्रोजेक्ट ना, तो जाके चेक करो यार, माई वर्क्स के अंदर, माई प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे, SRC है, SRC के अंदर बना है कि नहीं बना है, वो मतलब वहाँ काम करो, सब यहाँ बनता सेव होता चला गया, बढ़िया है ना। और अच्छा एक चीज़ और देखो, अब कोड को तुम कराते हो क्या, कंपाइल कराने के बाद कराते थे क्या, रन, हमने तो सिर्फ लिखा और सीधे क्या किया, रन कराया, रन हो गया। और तुम्हें लग रहा होगा सर ने कंपाइल तो नहीं कराया, क्योंकि इक्लिप्स कहता है कि हम खुद आपके लिए पीछे से कंपाइल करा रहे हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंपाइल करके रखा कहाँ, अरे यार ये जो बिन है फालतू नहीं है, बिन के अंदर है वो, देखो 2 है कि नहीं है, वहाँ लिखते जाओगे SRC में, यहाँ कंपाइल होके बिन में अपने आप रखता चला जाएगा, सबसे अच्छी बात। अरे यार तो बताओ क्या फैशन में लगा दिए हैं, अभी सारे चीज़ों के मतलब शुरू में ही नहीं बता देंगे, लेकिन हाँ अगर है कुछ भी तो एकदम एग्जैक्टली उसके बिल्कुल यूज है, बिना यूज के कुछ भी नहीं। देखो इन समझ में आया, तो याद रखना अब आपको काम कहाँ करना है, SRC में, और इक्लिप्स आपके लिए खुद ही उनको कंपाइल करके बिन में डालता चला जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जाके देख लो भाई बिन क्या है, देखो एक्सटेंशन क्या है, वही डॉट क्लास, ओपन करके देख लो। पहले यही जावा सी करके कमांड प्रॉम्प्ट में कंपाइल करा के पा रहे थे, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं, परफेक्ट है कि नहीं है। इसलिए हम लोग इक्लिप्स यूज़ करते हैं, ये ऑटो कंपाइल का फीचर है, पूरा हर जगह लिखना भी नहीं है, 2-4 अक्षर लिखे, कंट्रोल स्पेस मारे, या तो खुद ही लिख देगा, या तो उसी नाम से 4 लोग होंगे तो 4 नाम लिस्ट में आ जाएंगे, जिस पे क्लिक करेंगे वो लिख देगा, हमें लिखने की पूरा ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया SRC क्या है और क्या है बिन। आपको किससे मतलब है, SRC से कि बिन से, SRC से। आपको तो कोड करना है, बाकी क्लिप्स कहता है तुम टेंशन मत लो, हम खुद ही बिन में रखेंगे। और हमें, तुम्हें लग रहा होगा ना कि हम तो माई सेकेंड कोड डॉट जावा फाइल को रन कर रहे हैं, भले तुमको लग रहा है तुम जावा रन कर रहे हो, लेकिन क्लिप्स कह रहा है तुम ठीक क्यों करो, इसके लिए जो बना हुआ कंपाइल्ड कोड है हम उसको पीछे से चला देंगे। तो देखो हाई प्रिंट होके आया है कि नहीं आया, क्लियर है। तो वर्क स्पेस होगा, वर्क स्पेस के अंदर प्रोजेक्ट बनाओगे, प्रोजेक्ट के अंदर SRC में जाओगे, SRC के अंदर क्या बनाओगे, क्लास बनाओगे, क्लास के अंदर मेन नाम का क्या बनाओगे, मेथड बनाओगे, और उसके अंदर फिर क्या लिखोगे, कोड लिखोगे। और मेन मेथड भी तुमने देखा बनाने की ज़रूरत नहीं थी, एक चेक बॉक्स था, चेक कर दिया होता तो अपने आप मेन मेथड ही क्या कर दे रहा है, ये बना दे रहा है, और अब आप कोड कर सकते हो। अब क्लियर हुआ। अब जो चीज़ें वहाँ कर रहे थे अब वहाँ यहाँ ट्राई कर सकते हो कि नहीं, चलो जरा ट्राई करके देखते हैं। आप जैसे वहाँ पे एक साथ 3-4-5 काम प्रिंट करा सकते हैं, इसमें करा सकते हैं, एकदम करा सकते हो, कुछ भी अंतर नहीं है यार। आखिर ये जो डॉट जावा लिखे हो बस वही डॉट जावा है ना जो नोटपैड में वहाँ है, बस ये क्या कर रहा है उसे, बस ये क्या कर रहा है, उसको इक्लिप्स ओपन कर रहा है तो इक्लिप्स पूरा कलर वलर सब कुछ सही से करके दिखाएगा, तुम्हारे लिए कोडिंग करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, कोड तो तुम्हें ही लिखना है, सब कुछ तुम्हें ही करना है, तुम्हारी बस ये थोड़ी क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ कोड करें। अच्छा मान लो हमें 2 नंबर्स क्या करने हैं, जोड़ने हैं। तो हमने एक कंसेप्ट बताया है कि 2 नंबर कंसेप्ट, भाई कहीं भी मैथ या प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करते हो तो वहाँ एक सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या है, वेरिएबल हमने लिया। तो जावा कहता है जी पहले क्या करो, वेरिएबल हाँ का टाइप बताओ, फिर उसका क्या बताओ, नाम बताओ। हमने लिखा num1, और फिर इसके बाद इस तरह से, इसी को क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन। अच्छा यार वहाँ का कमेंट नहीं समझ में सही से आ रहा था ना, लेकिन यहाँ डबल स्लैश से करके लिखोगे हरे कलर से हो जाएगा, हम लोग को देख के पता चल जाता है कि यार ये तो क्या है, कमेंट है, ये चलेगा वलेगा नहीं, कोड करने वाले ने हेल्प के लिए डाल रखा है, जिससे कल को कोई कोड देखे तो उसको समझ में आए
कि किस काम के लिए कोड था और किस काम के लिए कोड नहीं था। और देखो ये तो वेरिएबल का नाम है, इसका कलर तो ब्लैक ही है या ग्रे कलर है, लेकिन जो उसका टाइप है जिसको हम बोलते हैं क्या, डेटा टाइप, वो देखो कलर थोड़ा रेड टाइप का है कि नहीं, थोड़ा सा क्या है, रेडिश कलर है और थोड़ा सा मोटा है, जिससे देख के तुम्हें समझ में आए। हाँ, ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ये जो मेन है, ये मेन क्या है, मेथड। अभी आगे और बताएंगे, लेकिन ये मान के चलना ये क्लास है और ये क्या है, मेथड। और मेथड के अंदर हमने लिखा है क्या, थोड़ा सा कोड। अब इंट num1, अच्छा प्रिंट कराना हो तो देखो जरा ध्यान से, एरर दे रहा, रेड कलर आ गया ना। तुम ध्यान से देखोगे, ये नोटपैड कर रहे हो तो नोटपैड पे काम कर रहे होते ना, तो पहले कोड लिखते तो कोड नोटपैड एरर थोड़ी नहीं देता। जब जावा सी लिख के कंपाइल कराते कोड गलत है, तब तुमको देता क्या, कहता भैया फलाने जगह क्या है, लाइन नंबर 8 पे गलती है तुम्हारी। लेकिन इक्लिप्स है, लिख रहे हो कुछ भी गलत लिखोगे, अब तुरंत उसको क्या कर देगा, रेड कलर से अंडरलाइन कर देगा तुम्हारी आँख के सामने। अच्छा गलती है, क्या गलती है बताओ। अच्छा ये बताओ, हमेशा जब भी कोई चीज़ गलत दिखे, ये गलती है, तो ये मान के पहले सोचा करो, उल्टा सोचा करो हर चीज़ को, कि मान लो ये क्या हो, सही हो। मान लो जावा क्या बोल रहा है, गलत है। अगर मान लो जावा कहे नहीं भैया ये क्या है, सही है, तब इसके बाद अगर जावा इसको क्या करेगा, चलाएगा सही मान के, तो क्या क्या प्रिंट करेगा, समझ में है क्या, कुछ नहीं है ना। वो तो फिर स्ट्रिंग, वो तो अलग चीज़, फिर स्ट्रिंग बन गया वो तो अलग बात होगी। लेकिन ये चीज़ देखो, पहले इंट num1 लिखा हमने, यहाँ वेरिएबल को क्या किया है, डिक्लेयर किया है, और इसके बाद हम कह रहे हैं जावा से कि जी तुम प्रिंट करके दिखाओ। वो कह रहा भैया क्या प्रिंट कर दें, तुम सवाल कोई करोगे, वेरिएबल लोगे तो उसमें वैल्यू नहीं डालोगे। सवाल करते थे तो लिखते थे ना, माना x बराबर 100, माना क बराबर 100 या 50, ऐसे मानते थे ना। अब तुम कह रहे हो जी, हम कह रहे, तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें सोचो, जावा से बोल रहे हो कि num1 नाम का एक वेरिएबल है। जावा कहा ठीक है, ठीक है, तुम जावा से कह रहे हो num1 नाम का वेरिएबल है जो इन टाइप का है। वो कह रहा ठीक है, फिर तुम कह रहे हो कि प्रिंट करके बताओ इसमें क्या है। वो कह रहा भैया कुछ डालोगे तब तो बताएंगे। तो याद रखना, एक वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करके आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिक्लेयर करने के बाद आपको वेरिएबल इनिशियलाइज करना जरूरी है। इनिशियलाइज मतलब वेरिएबल में जब पहली बार वैल्यू डालते हैं, जैसे ये लिख दो, इसी को बोलते हैं क्या, इनिशियलाइज करना है। वो डिक्लेरेशन है और ये इनिशियलाइजेशन है। अब देखो एरर चली गई कि नहीं चली गई, अब एरर चली गई ना। क्यों चली गई, क्योंकि आपने वेरिएबल को पहले क्या किया, डिक्लेयर किया, और इसके बाद उसे क्या किया, अब सही अब इससे कहो प्रिंट करने को तो कर देगा। क्या प्रिंट करेगा, num1 में 100 पड़ा है तो क्या प्रिंट कर देगा, 100। अब इससे कहोगे आप तुम इसको बताओ, इसको कोई वैल्यू भी नहीं दे रहे हो, अब कह रहे हो प्रिंट करके दिखाओ, बेचारा क्या प्रिंट करेगा। कौन सा, ये डबल या डबल से ज़्यादा लिखोगे, जो भी होगा सब किसमें जाएगा, कमेंट में जाएगा। कम से कम 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, मैटर नहीं करता। अब सब कुछ हरे कलर से रहेगा, ये चलने वाली चीज़ नहीं है। वैसे हमने तुम्हारे समझने के लिए डाल दिया कि तुम भाई देखो कोड समझ में आ जाओ। अच्छा, इस लाइन को क्या बोलते हैं, वेरिएबल पे जहाँ नाम और उसका टाइप बताते हैं, इसे बोलते हैं क्या, डिक्लेरेशन। जहाँ वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं पहली बार, उसे बोलते हैं क्या, इनिशियलाइजेशन। ऐसे कोड वहाँ भी कर रहे थे ना। अच्छा, फिर लिखते हैं num1 बराबर 500। क्या ये जो लाइन नंबर 8 में कोड लिखा है, ये भी इनिशियलाइजेशन है? ये इनिशियलाइजेशन नहीं है, इसे बोलेंगे हम, ये क्या है, रीअसाइनमेंट।
एक वेरिएबल में वी का मतलब दोबारा दोबारा ना, एक वेरिएबल में बार बार वैल्यू डाली जा सकती है, लेकिन इनिशियलाइजेशन तभी बोलोगे जब क्या डाली गई है, पहली बार। और इसके बाद कितनी बार उसमें वैल्यू डाल सकते हो, जितनी बार तुम्हारा मन करे। जैसे हम फिर लिख दें, क्या लिखें, लाइन नंबर 6 में वेरिएबल डिक्लेयर किए, नाम नंबर 1 है, टाइप इंट है। लाइन नंबर 7 में 100 डाला, 8 में 500 डाला, 9 में 30 डाला, और 10 में -45 डाला। तो ये जो 3 बार है ये रीअसाइनमेंट है, और ये क्या है, इनिशियलाइजेशन ना, पता है ना सबको। और अगर इसको रन करोगे तो क्या प्रिंट करेगा, कभी मत सोचना कि बड़ा वाला प्रिंट करेगा छोटा वाला, वो जब लाइन नंबर, अच्छा कहो प्रिंट किस लाइन में कर रहे हो, लाइन नंबर 11। तो 11 में के पहले जस्ट नंबर के अंदर क्या वैल्यू पड़ी, -45। भाई पहले 100 आया, 100 ले लिया, ऐसा नहीं 100 नहीं लिया, ऐसा नहीं सोचेगा कि आगे तो 500 मिलने वाला है 100 नहीं लेंगे। वो ये नियम से चलता है, लाइन बाई लाइन चलता है। लाइन नंबर 7 चलेगी तो 100 ले लेगा, लाइन नंबर 8 चलेगी तो 100 फेंकेगा, 500 ले लेगा, लाइन नंबर 9 चलेगी तो 500 फेंक के 30 ले लेगा, और लाइन नंबर 10 चलेगी तो 30 फेंक के -45 ले लेगा। अब इससे कहोगे प्रिंट करो तो क्या प्रिंट करेगा, -45। क्लियर है ये। अब देखो थोड़ा साफ सुथरा कोड लग रहा होगा ना, इक्लिप्स में यही है, कोड को पढ़ना, समझना, लिखना सब आसान हो जाता है। इसीलिए कोई ऐसा प्रोग्रामर नहीं मिलेगा जो बिना इसके काम कर रहा हो। कोई न कोई कोडिटर हर आदमी क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। क्लियर है। अच्छा चलो ये हो गया। अच्छा वेरिएबल में कितनी बार वैल्यू डाल सकते हैं, जितनी बार मन करें। अब हमने लिख दिया num1 बराबर, देखो गलत किए ना, वहाँ गलत करते नोटपैड पे तो गलत करते, फिर कंपाइल कराते तब पकड़ में आता कि क्या गलत है और क्या सही है। यहाँ कुछ भी गलत लिखोगे, इक्लिप्स बाय डिफॉल्ट पीछे ऑटो कंपाइल चीज़ों को ऑटोमेटिकली कर रहा है। जो गलती करोगे तुरंत बता देगा, रेड कलर से बोल दिया कि नहीं। अच्छा कर्सर ले जाओगे ये भी बताएगा गलती क्या कर रहे हो। कह रहा है टाइप, वही है, फिर अंग्रेजी थोड़ा ध्यान से पढ़ो बस। क्या बोल रहा है, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू इंट। उसका कहने का मतलब है कि भैया टाइप जो है मैच नहीं कर रहा है। तुम चीज जो रखे हो वो दशमलव में है, और जिस वेरिएबल में रख रहे हो उसका टाइप क्या है, इंट है। और जावा में इंट तो पूरे नंबर के लिए होता है, दशमलव के लिए होता नहीं। कह रहा है कि भैया हम डबल को इंट में कन्वर्ट, इंट को डबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो कुछ भी गलत लिखोगे सबसे अच्छी बात है उसी टाइम पे क्या करेगा, वही बता देगा कि भैया यहाँ फलानी चीज़ क्या है, गलत है। तो याद रखना जैसे नहीं होता, वेरिएबल के अंदर क्या होती है, वैल्यू। तो जिसके अंदर कोई चीज़ होती है तो उसको कंटेनर बोलते हैं। एक हो गया कंटेनर, दूसरा हो गया क्या, सामान या वैल्यू। वैसे सेम वेरिएबल एक क्या है, कंटेनर। तो जैसा दुनिया में सही होता है, जैसा कंटेनर वैसा ही सामान होना चाहिए ना, या जैसा सामान वैसा ही कंटेनर होना चाहिए ना। वही जावा फॉलो करता है, कहता है भैया जैसी वैल्यू रखना, जैसी वैल्यू है वैसा वेरिएबल रखना, या जैसा वेरिएबल है वैसी वैल्यू रखना। चाहे इधर से काम पकड़ो चाहे उधर से, बात एक ही है कि जैसा वेरिएबल का टाइप वैसा ही वैल्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेरिएबल किसी टाइप का है, वैल्यू दूसरे टाइप। तो बना लो यार, जैसे मान लो अब ये, जैसे मान लो एक और बना दिए, उसका टाइप लेकिन इंट मत लिखना, तब क्या लिख दो, डबल, और लिख दो num2। ये भी डिक्लेरेशन है, याद रखना num2 का डिक्लेरेशन है ना, ये num1 का डिक्लेरेशन है, और ये किसका है, num2 का। और लिख दो अब num2 बराबर जो भी लिखना है 43.50 लिख दो, कोई एरर है। ये भी क्या है,
इनिशियलाइजेशन ही है, याद रखना इस चीज़ को। हाँ बोलो भाई, एकदम प्रिंट होगा, क्यों नहीं होगा? डिक्लेरेशन। और ये क्या है? इनिशियलाइजेशन किसका? num2 का। और ये किसका इनिशियलाइजेशन है? num1 का। और भैया प्रिंट करना है, एकदम प्रिंट कर लो यार, पूरा फिर नहीं लिखना। 3-4 अक्षर लिख के कंट्रोल स्पेस मारे, अपने आप क्या कर दिया? लिख दिया। और इसके बाद लिखो num क्या num2 है ना? num2 में क्या है? 43.50। लाइन नंबर 14 में क्या प्रिंट कर रहे हो? num1। लाइन नंबर 15 में क्या कर रहे हो? num2। रन करके देख लो, 3 चीज प्रिंट हुई है, हाई, -45 और 43.5, है ना? 3 चीज हुई है कि नहीं प्रिंट? क्यों? देख लो, लाइन नंबर 5 की वजह से हाई प्रिंट हुआ है, लाइन नंबर 14 की वजह से -45 प्रिंट हुआ है, लाइन नंबर 15 ने क्या प्रिंट किया है? 43.50। क्लियर है? इस तरह से ये अब आपका काम करेगा, ठीक है? अच्छा, एक वेरिएबल बनाए, 2 वेरिएबल बनाए ना? अच्छा, कभी ऐसे करके देखो, तो जोड़ देगा 45 से 43 को, क्या आ जाएगा? आ जाएगा 88.50। नहीं, शायद माइनस है ना, कुछ घटेगा। हाँ, तब उस हिसाब से समझ लेना, -1.50 आ जाएगा। अब अच्छे देखो, पहले इंट क्या लिखा है? क्या किया हमने? डिक्लेरेशन। अच्छा, ये बताओ, एरर दे रहा है क्या? बोलो, क्यों एरर दे रहा भाई? लाइन नंबर 11 देखो, क्या लिखा है? इंट num1। क्या लिखा है? इंट num1। और उसमें क्या लिखा है? डिक्लेरेशन। क्या है? डिक्लेरेशन। और इंट num1 लिखा है और एरर दे रहा है, क्यों? ये तो हमने कमेंट में डाला है। तो अब देखो, अब नियम सुनो एक और, एकदम याद रख लेना इस बात को। एक ही वेरिएबल को तुम 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। जावा कह रहा है, पागल समझे हो क्या? तुम लाइन नंबर 6 में जब बता दिए कि num1 क्या है? इंट है, तो फिर क्यों फिर से लाइन नंबर 11 में बता रहे हो कि फिर इंट है? वो कह रहा है कि तुम लाइन नंबर 6 में बता दिए कि num1 क्या है? इंट है, तो बात खत्म, हम समझ गए। अब लाइन नंबर, अब फिर से दोबारा तुम कहोगे num1 क्या है? इंट है, तो एरर देगा, कहेगा भैया ये फालतू लाइन लिखने की जरूरत, एक वेरिएबल को एक ही बार डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन एक वेरिएबल में वैल्यू चाहो 10 बार डालो, इसके लिए जावा कुछ नहीं बोलेगा। वैल्यू डालने के लिए कुछ मना किया? तो कह रहा भाई वैल्यू 10 बार डाल दो, लेकिन वेरिएबल को डिक्लेयर कितनी बार करना है? एक बार। मतलब क्या है? असाइनमेंट तो चाहे जितनी बार कर लो, लेकिन डिक्लेरेशन कितनी बार करना है? सिर्फ 1 टाइम। हाँ बिल्कुल, चलो डबल लिखते हैं, या मान लो डबल नहीं फ्लोट होता है, या शॉर्ट फ्लोट लिख दें, तब भी एरर देगा, तब भी एरर देगा। क्यों एरर दे रहा है? एक चीज बताओ, जब तुम लाइन नंबर 16 में कहोगे कि प्रिंट कर दो, तो बताओ बेचारा क्या प्रिंट करे? मान लो ये इसको ले लेता, कह देता चलो हाँ भैया तुम लिख सकते हो, और तुम लिख देते ऐसे, ऐसे लिख देते थे, और तुम उससे कहते प्रिंट करो, तो क्या प्रिंट करे? इंट करे कि फ्लोट करे? तो भैया ये दिमाग में रख लो, एक वेरिएबल, एक मेथड के अंदर किसी नाम का वेरिएबल सिर्फ एक बार ही डिक्लेयर हो सकता है। वैल्यू चाहे जितने डाल लो,
जितनी बार डाल लो उससे उसे कोई दिक्कत नहीं। और जैसे तुम सवाल गणित में करते थे बचपन में, तो ऐसे थोड़ी करते थे, माना पिता की उम्र क्या है, फिर माना पुत्र की उम्र भी क्या है, तो कैसे उत्तर आएगा? हाँ, तो उत्तर से कैसे पता चलेगा कौन पिता है और कौन पुत्र है? तो मानते थे ना भैया, कब पिता है कब पुत्र है, तब तो भाई अगर दो वेरिएबल यूज करने हैं तुमको अलग अलग, तो उनका नाम भी क्या रखो, अलग अलग रखो। नहीं जावा खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा कि ये आदमी बात किसकी कर रहा है, उसकी की उसकी। इसीलिए जावा ऐसा लिखने ही नहीं देगा। किसी भी मेथड के अंदर आप एक नाम का एक ही वेरिएबल बना सकते हो, उसमें वैल्यू जितनी मर्जी डालो, उसके लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन ये नहीं कर सकते कि एक ही वेरिएबल को कहो जी हम 2 बार डिक्लेयर करेंगे, तब गुस्सा हो जाए, कहेगा बता तो दिए हो तुम 6 लाइन नंबर 6 में कि ये क्या है, इंट है, अब क्यों बता रहे हो फिर से हमको इंट है, हम जान रहे हैं। तो ये फालतू लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वैसा नहीं डबल लिख देंगे तो चलेगा, कुछ भी नहीं। num1 इस्तेमाल हो गया, इंट num1। अब num1 एक इंट के लिए है, इस मेथड के अंदर जितनी बार मन करे वैल्यू डालो, जितनी बार मन करे प्रिंट कराओ, इस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन डिक्लेयर सिर्फ कितनी बार करना है, एक। क्लियर है ये? ठीक है, तो आपको ये भी पता हो गया कि वेरिएबल क्या होने चाहिए। वेरिएबल्स एक सवाल के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होने चाहिए, सारों के नाम क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। कभी भी दो, अरे सिंपल ऐसे समझो ना, एक जैसे मेथड को एक वो समझो, मेथड को एक परिवार समझो, वेरिएबल को उनके बच्चे समझो। तो कोई भी आदमी इतना बेवकूफ़ है दुनिया में कि अपने 2 बच्चों का नाम एक रख दे, हाँ? तो क्या हो जाएगा, दिक्कत होने लगेगी ना, बुलाएगा इसको आएगा वो। इसीलिए आदमी क्या करता है, एक ही परिवार में कभी देखा कि 4 बच्चे हो, 2 का नाम सेम रख दिया हो? कभी नहीं रखेगा। चारों का नाम हमेशा क्या रखेगा, अलग अलग। सेम वही कंसेप्ट यहाँ, एक मेथड के अंदर जितने भी वेरिएबल होंगे सबका नाम क्या होगा, अलग अलग। उन वेरिएबल में वैल्यू तुम फिर क्या कर सकते हो, अलग। जैसे यहाँ देख नहीं रहे हो, किसी नंबर में हम 100 डाले, 500 डाले, 30 डाले, 45 डाला, तो ये कहे चलो डालो, इससे कोई दिक्कत नहीं। तुम उसको कहो कि हम 10 बार प्रिंट कराएंगे, वो भी कहेगा इसको, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, एक वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर करने लगोगे तब कहेगा कि दिक्कत है। क्लियर है ये? ठीक है, तो आप वेरिएबल डिक्लेयर कर ले रहे हो, और क्या कर ले रहे हो, वेरिएबल को इनिशियलाइज कर ले रहे हो, और चीज़ों को क्या कर ले रहे हो, प्रिंट कर ले रहे हो, है ना। और चीज़ें देखो चल रही हैं। ठीक है भाई, 3 बार लिखे थे, इसलिए 3 बार -45 प्रिंट हो रहा। क्लियर? तो अब ये क्या हो गया आपका। तो ये एक काम करते हैं, आज इतना ही रखते हैं। अब आपका इक्लिप्स भी हो गया है ना।